प्यारे विद्यार्थियों, हमारी बात मौलिक अधिकारों से रिलेटेड चल रही थी और मैं आपसे जो बात कर रहा था वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की बात मेरी हो गई आपसे। मैंने आपसे ये बात कही थी कि आर्टिकल 13 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं भाग 3 का, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। आज मैं आपसे भाग 3 के अंदर दिए गए पहले अधिकार की बात करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार की बात करूंगा। और मैं आपको पहले कह दूं कि आपको 2 राइट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद में अपने आप थ्योरी इस्टेब्लिश हो जाएगी। एक तो स्वतंत्रता और एक समानता। सबसे महत्वपूर्ण अन्य अधिकारों के अंदर है वो है इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आर्टिकल 14 बात कह रहा है। वास्तव में जो समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है वो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 14 है। इसको हम नॉट इक्विटी, या मैं समता लिख रहा हूं या मैं समानता लिख रहा हूं, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहां इक्विलिटी है, नॉट इक्विटी। यहां समता यहां आपको नहीं देखना है, यहां समता लिख दूं मैं इसको तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप कहें तो मैं भले ही ये शब्द यूज कर लेता हूं, समता। हिंदी में ये लिखने को कई जगह मिलेगा, या इक्वलिटी मिलेगी या समानता मिलेगी, मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब है इस टॉपिक को अपन पढ़ें इससे पहले 2-3 बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कह दूं। पहली बात तो हम ये समझ लें कि लॉ क्या है। दूसरी बात हम ये समझ लें कि समानता का मतलब क्या है। तीसरी बात हम ये समझ लें कि किससे प्राप्त होगा ये। चौथी बात यह है कि इसकी प्रकृति क्या रहेगी, नेचर क्या रहेगा, और ये किस प्रकार से काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां कहने का मतलब यह है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, क्लियर कट आर्टिकल है, साफ साफ लिखता है। यहां पहले कह दूं, इक्विलिटी का मतलब यह है, इक्विलिटी का मतलब बराबरी नहीं होता है। पहली बात तो आप ये समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें तो वो न्याय हो ही नहीं सकता। गरीब के साथ गरीब जैसा, अमीर के साथ अमीर जैसा, स्त्री के साथ स्त्री जैसा, बच्चे के साथ बच्चे जैसा, युवा के साथ युवा जैसा, एक प्रतिभा के साथ प्रतिभा जैसा, एक योग्यता के साथ उस योग्यता है वैसा।
व्यवहार होगा तब जस्टिस स्टेब्लिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको क्लियर कह दूं, हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में कह चुका है कि यहां इसका मतलब यह नहीं है कि यह बराबरी है। इसका मतलब यह है कि कानून के सामने एक जैसे लोग एक जैसे होंगे, बराबर इक्वल होंगे। कहने का मतलब यह है, यहां विद्यार्थियों मतलब यह है इक्वल जो होंगे वो इक्वल होंगे। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। अब सवाल एक यहां खड़ा हो जाता है कि आप एक जैसों को कैसे तय करोगे कि ये एक जैसे हैं कि या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, कोई एक जैसा है या नहीं है यह निर्धारण कैसे करेंगे। इसके निर्धारण का आधार होगा प्रकृति, परिस्थिति और योग्यता। यदि किसी की प्रकृति अलग है तो भेदभाव होगा, परिस्थिति अलग है तो भेदभाव होगा और योग्यता अलग है तो भेदभाव होगा। मेरा कहने का मतलब भेदभाव करने के पीछे का उद्देश्य जो होना चाहिए वो कंप्लीटली बौद्धिक होना चाहिए, वो बोधगम्य होना चाहिए, वो युक्ति संगत होना चाहिए, वो प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए। ये सिद्धांत जो आर्टिकल 14 है, हमारा मूल सिद्धांत जो स्टेब्लिश इक्वलिटी का करता है, ये विद्यार्थियों प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करता है। किस प्रकार से करता है ये हम एक एक करके बात पढ़ते हैं और आप समझिए। भारत के राज्य क्षेत्र में मैंने आपसे क्लियर कहा विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, साफ साफ लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में एक शब्द आया राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? राज्य क्षेत्र का मतलब मैंने क्लियर कट कहा है जहां पर भारत की अधिकारिता है, जो भारत के अधीन है। पहले ही मैं आपसे बात कह चुका हूं, जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जिसमें स्टेट भी हैं, जिसमें अधिग्रहित क्षेत्र कोई यदि हमारे पास हैं जो हमने किसी और स्टेट से लिया है, एक्वायर किया है या हमने कब्जा किया है, वो भी हमारा है। जहां पर हमारी अधिकारिता है, जहां पर हमारा नियंत्रण है, जहां पर हमारा कंट्रोल है, वो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी कहलाएगी, राज्य क्षेत्र कहलाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति, आर्टिकल 14 लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही है बात? तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। मूल सिद्धांत 14 है, 15, 16, 17, 18 केवल इक्विलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। वो कोई नया इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, वो उसके ही पार्ट है, 14 के एक हिस्से हैं। जो आगे बात करेंगे स्पष्टता देंगे वह है किसी व्यक्ति। सवाल यह खड़ा होता है साहब एनी पर्सन का मतलब क्या है? यहां साफ साफ लिखा है एनी पर्सन का मतलब क्या है? एनी पर्सन का कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब क्या है? यहां व्यक्तियों नहीं है, मैंने कहा था राइट्स व्यक्ति के लिए होते हैं। बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं यहां पर विद्यार्थियों, व्यक्ति का मतलब यह है चाहे कोई भारतीय है या चाहे कोई विदेशी है। देखिए व्यक्ति जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक इन व्यक्तियों में होता है देशीय और दूसरा होता है अन्य देशीय। ये जो देशीय हो अन्य देशीय हो, ये कंप्लीटली प्राकृतिक व्यक्ति कहलाते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब समझे, जो भगवान ने बनाया, मेरे जैसे आप जैसे, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे कहीं का है। यदि मैं इंडिया का हूं तो इसको देशीय बोलते हैं, इसको हम कहते हैं नागरिक। क्या बोलते हैं? नागरिक। और ये जो अन्य देशीय होते हैं इसको जनरली हम बोलते हैं विदेशी। अब विदेशी में मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, केवल और केवल वो विदेशी ही वैलिड होते हैं जो अपने वीजा के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ वैध तरीके से प्रवेश किया है, उनकी बात कर रहा हूं। चाहे कोई हो, भारत के अंदर कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो भले नागरिक है भले गैर नागरिक है, ये व्यक्ति कहलाएगा।
हाँ, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में ये फर्क है, नागरिक और व्यक्ति के बीच में अंतर किया हुआ है। कई ऐसे राइट्स हैं जो केवल और केवल नागरिकों को है, जैसे हम आर्टिकल 15 की बात करेंगे, आर्टिकल 16 की बात करेंगे, आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 की बात करेंगे। क्लॉज 2, पूरा 18 नहीं, 18 का क्लॉज 2 जो नागरिकों को किसी भी राज्य से उपाधि लेने से मना करता है कंप्लीटली। 18 का क्लॉज 2 की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे जब आर्टिकल 29 की, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें यह केवल और केवल नागरिकों को है। तो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नागरिक और व्यक्ति में क्या फर्क है। अब देखिए, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति की परिभाषा में एक और सिस्टम रहता है जिसको हम बोलते हैं कानूनी व्यक्ति या लीगल पर्सन। आप कहोगे साहब लीगल पर्सन क्या होता है? तो लीगल पर्सन का मतलब यह है, कानूनी व्यक्ति का मतलब यह है कि ऐसी संस्थाएं, यहां पर कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एजेंसी जो है, वो जो होती है वो भी व्यक्ति है। मामला आपको मेरी ख्याल से आप समझ रहे हैं, तो यहां बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि यह जो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है, यह संस्था को भी है। क्योंकि संस्था कोई जैसे मैं बोलूं महाविद्यालय, हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज क्या है? हम कॉलेज एक विधिक व्यक्ति है। कॉलेज के साथ में भेदभाव नहीं हो सकता। मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, स्टेट गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट कल मान लीजिए स्कॉलरशिप को लेकर कोई पॉलिसी बनाती है और वो ये कहती है कि हम लड़कियों को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप देंगे ईयरली, और उसके अंदर ये बना ले, इसके साथ में ये पॉलिसी में लिख दे कि वो केवल उन्हीं लड़कियों को मिलेगी जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, को एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियों को ये नहीं मिलेगा। क्या को एजुकेशन जो कॉलेज हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे? ये भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव है। लड़कियों को मिलेगा, ये बात तो ठीक है, इज इक्वलिटी, क्योंकि उनकी प्रकृति अलग है। पुरुष एक मेल में एक फीमेल में नेचर का फर्क है, और नेचर के आधार पर भेदभाव करना युक्ति संगत है, इट्स ओके। बट आपने ये कैसे सिस्टम बना लें कि एक जो को एजुकेशन कॉलेज है उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और एक जो आपका गर्ल्स कॉलेज है उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी? दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये इक्वलिटी के राइट का उल्लंघन है। क्या कॉलेज कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, उसका राइट बनता है, वो कॉलेज जा सकता है, ऐसा नहीं बन। और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपसे क्लियर कहा है, बनाई जाएगी तो बनने के साथ अवैध होगी। यह आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के अंदर मैंने आपसे बात कही थी। असंगत यदि कोई मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी पॉलिसी है, लॉ है, पॉलिसी है, लॉ भी, नीति है, यदि है तो रॉन्ग, गलत होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं, कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज भी है, वो भी व्यक्ति है, उनको भी इक्वलिटी का राइट है, उनको भी बराबरी का अधिकार है, उनके पास साथ भी कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण मिलना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो यहां ये किसको प्राप्त है? यहां व्यक्ति का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहां प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल है और कानूनी व्यक्ति भी शामिल है, इसमें दोनों शामिल हैं। अब यहां एक छोटी सी मामला एक टेढ़ा होता है कि साहब क्या राज्य भी व्यक्ति है? क्या, एक सवाल लिख देता हूं, जो स्टेट है वो व्यक्ति है कि नहीं है? राजस्थान सरकार व्यक्ति है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब यह है, भारत के राज्य क्षेत्र में जो प्रांत बने हुए हैं, प्रोविंसेज है, जिनको हम स्टेट बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट है कि नहीं है? क्योंकि वो स्टेट तो है ही, मगर स्टेट क्या पर्सन होगा कि नहीं होगा? यहां मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तो ये एक्सेप्ट कर चुका है, बात ये क्लियर कर चुका है कि स्टेट व्यक्ति नहीं हो सकता, जो प्रांत है, प्रोविंसेज है, वो नहीं हो सकते।
पर इससे पहले कई मामलों में यह देखा गया है, हाई कोर्ट्स के डिसीजंस में भी देखा गया है, खासतौर से मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, और कई बार ऐसा अन्य मामलों में भी देखने को मिला। स्टेट दो प्रकार के काम करता है। एक काम करता है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखता है, सिस्टम चलाता है, व्यवस्था चलाता है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और दूसरा काम स्टेट व्यापार का भी करता है, बिजनेस का भी करता है। अब व्यापार करते हुए स्टेट को जिस नजर से देखा जाएगा वो एज ए पर्सन होगा, एज ए व्यक्ति होना जाएगा। मगर जब स्टेट प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होता है, उस समय वो एज ए पर्सन नहीं माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, भारत सरकार या यूनियन गवर्नमेंट हमारी यदि किसी स्टेट को ऐड देती है, अनुदान देती है और किसी प्रकार की सहायता देती है, तो स्टेट्स को इक्वल बिहेव करे उसके साथ। पर उसमें यदि युक्ति संगत भेदभाव है, मान लीजिए कोई गरीब स्टेट है जिसके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनको एक्स्ट्रा मिल सकती है। और जो हमारा वित्त आयोग होता है वो समय समय पर जैसी सहस्तुति करता है, जैसा क्राइटेरिया तय करता है, जो युक्ति संगत आधार पर जो तय करता है, जनसंख्या के आधार पर तय करता है, गरीबी, एजुकेशन स्टेटस, जो भौगोलिक स्थिति उनको देखकर करता है, उसके आधार पर तय होता है कि किस स्टेट को क्या ग्रांट मिलेगी। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी तब उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। और यदि होते हैं तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रांट भी अपने तरीके से काम करती है। मैं आगे इकोनॉमिक्स की जब कभी क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई दी जाती है तो उसमें स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कुछ अपनी मर्जी से भी देती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बीजेपी ऊपर सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट हो और स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, आपसी टकराव देखने को मिलता है। और दिल्ली में तो आप रोज रोज देख रहे हैं पॉलिसी मैटर को लेकर उनके बीच में टकराव होता रहता है, क्योंकि एलजी के पास में गवर्नर से ज़्यादा पावर होते हैं। आप जानते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के साथ साथ उनको कई मामलों में विशेष शक्तियां हैं, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है। और केजरीवाल साहब कई बार बोलते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी मूल इच्छा यह है कि यहाँ पर वो जो उपराज्यपाल है, जो इंटरफेयर है, पुलिस वगैरह का जो मैटर हमारे पास में नहीं है, वो 239 का जो स्टेटस हमें दे रखा है, क और ख का, वो नहीं मिलके हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये होता है। ये मांगना कोई उनका अपना पॉलिटिकल मैटर है, मैं इस पर तो कुछ क्या कह सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है, मगर इस पर भी विचार किया जा सकता है, इस पर भी डिस्कस तो किया ही जा सकता है। पर यहाँ मैं सिंपल सी एक आपसे बात बता देता हूँ विद्यार्थियों, यदि आपको ध्यान रहे तो ये ध्यान रखना है, बहुत साधारण तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति का मतलब, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति का मतलब यह है, इसमें कानूनी व्यक्ति भी शामिल है और प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल हैं, इसमें देशी भी शामिल है, इसमें विदेशी भी शामिल है, इसमें नागरिक भी शामिल है, अन्य देशीय भी शामिल हैं, और इसमें संस्थाएं भी शामिल हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक कंपटीशन के अंदर एग्जाम में जब आप मेंस लिख रहे होते हैं या मान लीजिए आप प्री दे रहे होते हैं, उस समय आपको ये जानकारी रखना होता है कि आर्टिकल 14 में व्यक्ति का मतलब क्या है, उसमें शामिल कौन है। तो इट्स ओके, ये बात आप ध्यान रखना है। हाँ, ये ध्यान रहे, सवाल में यदि डिस्कस में ये लिख देते हैं नीचे, तो ये लिखना है कि प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य जो है वो व्यक्ति नहीं है, मगर व्यापारिक कार्य करते हुए उसे व्यक्ति माना जा सकता है। वो डिसाइड होगा उस समय की स्थिति में कि उन्होंने किस प्रकार से काम देखा है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी व्यू दे चुका है। तो यहाँ ज़्यादा मैं केसेस की बात मैं बीच में क्यों नहीं ला रहा हूं कि ये मेरी प्रारंभिक क्लासें हैं, और मैं चाह रहा हूं कि यदि मैं यहां पर एक एक केस की बात करने लग जाऊंगा तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में ये तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादा अत्याचार की स्थिति हो गई। ऐसे एक मामला था मोतीलाल वर्सेज यूपी स्टेट का मामला, जो 1951 में आया था। उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, सॉरी हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मलिक साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने उस मामले में कहा था कि प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य व्यक्ति नहीं है, जबकि व्यापारिक कार्य करते हुए राज्य व्यक्ति है। ये मोतीलाल वर्सेज यूपी स्टेट का मामला 1951 में ऐसा कहा भी गया था। मगर ये बातें और क्या कहता है ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या होगा, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा नो तथा नहीं, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, लॉज या विधियों हैं, विधियों के समान इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। पहली बात तो मैं क्लियर कह चुका हूं, राइट पूरी तरीके से कुछ को छोड़कर नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कारण है, नेगेटिव असर ज्यादा करता है, इफेक्टिव ज्यादा होता है, ये हमारे संविधान वेता भी जानते थे। दूसरी बात, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है लिखने का, ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है नेगेटिव लिखने का। नेगेटिव यूरोपियन जो लॉ सिस्टम है वो कंप्लीटली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, नेगेटिव का मतलब ये, मैं कहता हूं कई बार अपन कहते हैं ना ऐसा करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हम ये कहें कि भाई आपको सत्य बोलना चाहिए, या मैं कहूं कि झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना नेगेटिव है, जबकि सत्य बोलना चाहिए पॉजिटिव। बात तो दोनों एक ही है ना, दोनों में फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीका, एक नेचर जो है वो एक उसका प्रकृति तय करती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं नेगेटिव एक्सेप्टेबल ज्यादा होती है। किसी आदमी को कहे भाई साहब, अगर आदेशात्मक भाषा ज्यादा असरदार होती है, नेगेटिव ज्यादा असरदार होती है। हमारा बच्चा आप जानते हैं गली के अंदर घूमने और खेलने जाता है, तो हम यदि उनको इंग्लिश की 5 मीनिंग याद करने को कहते हैं तो वो नहीं कर पाता है, और गली में जाकर से वापस आता है तो लंबी लंबी गालियां सीख के 5 मिनट में आ जाता है और वो सीख ले। क्यों? क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है। नेगेटिव ज़्यादा असरदार होती है, ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। गलत हम जल्दी सीख लेते हैं और सही हम धीरे सीखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपना एक नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है। ये ऐसा नहीं है किसी को यदि अपना काम करने का एक बार कई हम बार कहते हैं हमारा बॉस बहुत खतरनाक है, हमारे सर बहुत यूं 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तब आपको पता होगा मारपीट करते थे, सिर मुर्गा बना देते थे, खड़ा हो जा, बाहर निकल। हमें लगता था कि ये कब जिन छोड़ेगी, मगर आज हमें याद आते हैं तब कहते हैं कि यदि वास्तव में वही थे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के किसी सोपान पर यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, यदि वो नहीं होते तो हम वहीं होते जहाँ पर हमारे साथी बाकी बैठे हुए हैं। कोई हम ज़्यादा प्रतिभाशाली या ऐसा कुछ नहीं था, बात ये थी कि बस वो असर हो गया और आ गए। इसलिए नेगेटिव असर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर ये हमारे जो राइट्स है वो नेगेटिव लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं, नकारात्मक लिखे हुए हैं। आदेशात्मक है, इसके साथ आदेशात्मक भी करेगा, ऑर्डर, डायरेक्टली ऑर्डर है स्टेट को, ऐसा ही करेगा। अब देखिए यहां 2 सिद्धांत है विधि के। इज फर्स्ट थ्योरी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड सेकंड थ्योरी जो आप देख रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज और इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ एंड लॉज, इसमें फर्क क्या है?
मैं आपको एक इससे पहले समझाऊं, इससे पहले एक बहुत साधारण सी बात कर दूं। ब्रिटेन के अंदर एक कानून के प्रोफेसर हुए हैं, खासतौर से कानून विज्ञ भी थे और लीडर भी थे, नेता भी थे, विंग पार्टी के थे। उन्होंने एक विद्यार्थियों किताब लिखी थी ब्रिटेन के अंदर, जिसको जनरल भाषा में तो हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, कानून का शासन बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। जो किताब लिखी गई थी 1885 के आसपास में, और उस किताब के अंदर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और कानून में फर्क होता है, वहां नहीं है, इसलिए इस किताब का नाम यह है। जो वास्तव में थ्योरी थी वो एवी डायसी की थी। किसकी थी? नाम था एवी डायसी। ये वास्तव में यूके के अंदर इंग्लैंड के रहने वाले थे और लॉयर थे, प्रोफेसर थे। इनकी जो रूल ऑफ लॉ है, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, या इसको आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कह सकते हैं, जो 1885 में लिखी गई, पहला प्रकाशन इसका हुआ था। इसके अंदर विद्यार्थियों इन्होंने 3 थ्योरी दी, 3 थ्योरी है। रूल ऑफ लॉ के 3 सिद्धांत है, इसमें 3 थ्योरी है, इसमें 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है वो ये कहता है मनमानी विधि का अभाव। या मैं मनमानी विधि का अभाव का मतलब यह होता है कोई भी कानून मनमाना या स्टेट की मर्जी का नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई उद्देश्य पूर्णता, कोई युक्ति संगतता, कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कानून मनमाना नहीं होगा, जो विधि होगी, जो कानून होगा, वो विधि है, वो सर्वोच्च होगी। विधि की सर्वोच्चता, विधि सर्वोच्च होगी, सभी कानून के अधीन होंगे और कानून सबसे ऊपर होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे वो कितना भी छोटा है, वो चाहे कैसा भी है, कानून के सामने सबके सब अधीन होंगे कानून के, कानून उनसे ऊपर होगा, सबको कानून के अधीन रहते हुए काम करना पड़ेगा। यह उनकी मूल थ्योरी थी, कानून की सर्वोच्चता। रूल ऑफ लॉ की मीनिंग यह है कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और सभी कानून के, चाहे वो कोई है, चाहे किंग है, चाहे किंग मेकर है, चाहे वो सिटीजन है, चाहे एनी पर्सन, कोई भी है, उनके ऊपर कानून बड़ा होना चाहिए, कानून फॉलो होना चाहिए। अब कई बार आपने देखा होगा, इस मामले को आप एनकाउंटर से जोड़ सकते हैं, मैं यहां नहीं जोड़ना चाहता, मगर आपने देखा होगा पुलिस भी कई बार अपना जिस आदमी का जो काम नहीं है लॉ के हिसाब से वो काम आदमी करता है तो वो गलत और सही, हाँ आप उसको अपने हिसाब से सही और गलत ठहराना व्यक्तिगत मैटर होता है, नैतिक और अनैतिक ठहराना सोशल मैटर होता है, मगर लॉ सुपर होना चाहिए। यहाँ मैटर सोशल मैटर या व्यक्तिगत विचार आपके काम नहीं करने चाहिए, यहाँ लॉ सुपर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है चाहे कोई कैसा भी है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर विद्यार्थियों यह है विधि के समक्ष समानता का, विधि के समक्ष समानता, यह दूसरा सिद्धांत है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों डायसी की, और डायसी ने दूसरा सिद्धांत है इसका, वो है विधि के समक्ष, अर्थात कानून के सामने सभी बराबर होंगे, कानून किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून के सामने इक्वलिटी होगी, क्लियरली इक्वल होंगे, चाहे वो राजा है चाहे रंक है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सबके सब लॉ है, लॉ के सामने बराबर होगा, लॉ बराबर व्यवहार करेगा, इट्स क्लियर। दूसरी बात, तीसरी इसमें एक विद्यार्थियों यह है कि जो संविधान है,
वो सामान्य विधि का परिणाम है। संविधान सामान्य विधि का परिणाम। यह बात आपको समझ में कम आ रही होगी। सामान्य विधि का मतलब है कॉमन लॉ, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ कहते हैं। यानी जो कानून है, सामान्य विधि है, जो परिवर्तनीय है, जो वास्तव में न्यायालय द्वारा जो व्याख्यायित किए गए हैं, वो लॉ जो जनरली कॉमन लॉ है, वो संविधान है। वो संविधान का सामान्य विधि का ही परिणाम है ये संविधान। ये बैठ नहीं रहा है ना, हमारे यहां पर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर संविधान सामान्य विधि का परिणाम नहीं है, बल्कि सामान्य विधि संविधान का परिणाम है। समझिए मेरी बात। संविधान सामान्य विधि का परिणाम नहीं है हमारे देश में। संविधान के अनुसार सामान्य विधि बनाई जाती है। सामान्य विधि संविधान के अनुसार होती है, न कि सामान्य विधि के अनुसार संविधान होता है। यह थ्योरी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा सिद्धांत डायसी के रूल ऑफ लॉ का हमारे यहां लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायसी यह मानता है कि संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, जबकि हमारे देश में संविधान के परिणाम स्वरूप सामान्य विधि अस्तित्व में आती है। वहां कॉमन लॉ सिस्टम है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोच्च है, हमारे संविधान सर्वोच्च है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। ऑग ने लिखा है, अर्थात वो सुपर है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, कानूनी तरीके से है ना। बाकी तो वहां देखिए हर व्यक्ति पर अपना कंट्रोल होता है। मैं लीगल तरीके से बात कर रहा हूं, वहां उसके पार्लियामेंट पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि वो बुड्ढों को टेनिस नदी में फेंकने का कानून पास कर दे तो कानून पारित। और हमारे यहां पर ऐसा कर सकती है क्या हमारी पार्लियामेंट? हमारी पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है क्या? कैसा भी कानून बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। वो संविधान के अधीन है, उसे संविधान के अनुसार कानून बनाना पड़ेगा। संविधान जो उनको कैपेसिटी दे रहा है, उनको पावर दे रहा है, जो प्रोसेस बता रहा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब लॉ बनेगा। कानूनी तरीके से बात कर रहा हूं, बाकी असर तो नियंत्रण सब पर होता है। प्रकृति ने सबको कंट्रोल बनाया है। हर आदमी दायरे का दास होता है, हर सिस्टम दायरे का दास होता है, और इसी को दायरे का दास होना ही तो विद्यार्थियों संविधानवाद कहलाता है। रूल ऑफ लॉ है। संविधानवाद क्या है? रूल नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। कानून नहीं है, कानून का शासन ही संविधानवाद कहलाता है। ये संविधान और संविधानवाद में फर्क हो। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल बात बताऊं कि विद्यार्थियों, आपसे ये पूछा जाए या देखा जाए, मैं डायसी की बात करूं तो डायसी के कौन सा सिद्धांत है जो आर्टिकल 14 है? तो आपको क्लियर बात है, मैं कोई मेरी ओर से क्या मिला रहा हूं? दूसरा सिद्धांत। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि डायसी के रूल ऑफ लॉ का कौन सा सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता? तो तीसरा होता है? नहीं होता। कौन से सिद्धांत हमारे यहां लागू होते हैं? तो दोनों। फर्स्ट, कानून की सर्वोच्चता और कानून के समक्ष समानता। ये नेगेटिव है, क्लियर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, इसको क्या कर सकते हैं अपन? पर विद्यार्थियों, ये नेगेटिव सिस्टम पे, नेगेटिव नकारात्मक कानून बात करते हैं। कानून के सामने किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये बात करते हैं। कानून सर्वोच्च होगा, कानून के सामने बराबर होंगे, ये बात कहने वाली है। ये आर्टिकल 14 कहता है। यह आर्टिकल 14 का विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है, कानून के सामने बराबरी का मतलब यह है। यह नेचुरल जस्टिस है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण। यह कॉन्सेप्ट हमने विद्यार्थियों यूएसए से लिया है।
यूएसए के इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही बोलते हैं ना, यूएसए तो अपना ए तो यूं लगाते हैं कि पता चले कि भाई ये उत्तरी अमेरिका का एक स्टेट है जिसको यूएसए बोलते हैं ना। बाकी यूएसए नाम इसका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई टेक्निकली फंसाने की ज़रूरत है नहीं, और नहीं यहाँ टेक्निकली आपको देखने की ज़रूरत है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप यदि सही पढ़ते हैं तो भी उतना ही टाइम लगता है, और इतना गहराई से पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, क्लियरिटी होती है, और जितना आपके दिमाग के अंदर क्लियरिटी होगी, मैं ये मानता हूँ कि उतना ही आप सॉलिड होंगे, उतने ही अच्छे होंगे, इतना कॉन्फिडेंट होंगे, इतना लिखने की कैपेसिटी आपके पास होगी। चाहे उसके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के अंदर निबंध लिख रहे हैं तो भी ये काम करेगा वर्क आपको, यदि आप इन गप्पों का ध्यान रखोगे तो। और यदि आप कोई और सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसमें भी आप जोड़ने की कैपेसिटी, आपके पास में दिमाग होना चाहिए, जोड़ने की कैपेसिटी होनी, कहीं भी बात को कहाँ एडजस्ट कैसे करना है, ये आपके पास एक कला होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, ये आर्ट होनी चाहिए। तब आप, क्योंकि एक किसी भी विद्यार्थी के पास में यदि कला नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि वो विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए कला होना जरूरी है। नॉलेज नहीं चाहिए, कला चाहिए, आर्ट चाहिए। नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है आर्ट होना, कला होना। यदि आपके पास कला है तो आप ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उत्तर लिख देते हैं। ये तो आपको ही। तो यूएसए का एक कॉन्सेप्ट है जो विद्यार्थियों, यूएसए के संविधान के अंदर जो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये 1868 के आसपास एक अमेंडमेंट किया गया था। आपको पता हो एक ब्लैक कोड बना था अमेरिका के अंदर, जो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था अब्राहम लिंकन के काल में, जहां पर वहां पर जो रंग भेद की नीति थी उनके विरुद्ध एक लॉ पास किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसको हम कहते हैं 13वां संविधान संशोधन। उसमें मैं आपको बता दूं 13वां, 14वां और 15वां ये तीनों संविधान संशोधन उन्हीं से रिलेटेड थे। और ये 14वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अमेरिका में ये प्रावधान किया गया कि सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। और ये हमारे जो संविधान के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं ये विद्यार्थियों वहीं से लिया गया है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है जो 1868-9 में पास किया गया था। ये 8 है के अंदर पास किया गया था 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा ये अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया था। और ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यानी हमने दोनों लिखा, दो देखिए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क कुछ नहीं है, ये मूल सिद्धांत है। आप यदि समझें, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुका है, ये एक दूसरे, और ये इसका उप सिद्धांत है, ये उप सिद्धांत है, सब थियरी है इसकी। कहने का मतलब यह है, यह कहता है कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, कानून के सामने सभी बराबर होगा और कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। यह सकारात्मक थोड़ा सा बोलता है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी बराबर होंगे, कानून के सामने सभी बराबर होंगे और कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा, बराबर प्रोटेक्शन देगा, बराबर संरक्षण देगा, एक जैसा व्यवहार करेगा। जब वो सजा देगा, प्रोसीडिंग होगी, उसमें एक जैसा माना जाएगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या कर? आपको यह बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि यह केवल ब्रिटेन में, जो हमारा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 जो पारित किया गया, उसका जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 7, किसका? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। आपको जानकारी हो, यह 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। हिंदुस्तान इसका मेंबर है, हमने इस पर साइन किए हैं। और विद्यार्थियों, इसका जो सेक्शन 7 है वो ये बात कहता है, एलेनर रूजवेल्ट ने यह तैयार किया था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। महिलाओं का योगदान देखिए यहां पर भी, एलेनर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी ने यह तैयार किया था। जो आपको पता होगा अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे थे, उस समय 4 बार का प्रावधान था, बाद में 2 बार का किया गया है ना, इसलिए ध्यान रखना। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति रहे। हाँ, वो सेकंड बार जब बने थे तो थोड़े समय बाद ही उनकी डेथ हो गई, और बाद में आप अच्छी तरीके से जानते हैं ट्रूमैन राष्ट्रपति
बन गया था। और यूएनओ के गठन के लिए जो जन्मदाता माने जाते वो भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब ही माने जाते, अमेरिका के राष्ट्रपति। और आपको पता है 1945 के अंदर हम भी इसके मेंबर हैं। रामास्वामी मुदालियर साहब जो थे, भारत के प्रतिनिधि थे यूएनओ में, उन्होंने हम यूएन चार्टर पर साइन किए और उसके बाद ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन पारित किया गया, घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया 30 आर्टिकल का, जिसके अंदर आप जानते हैं तो सिविल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल राइट्स की बात है, सबके लिए लागू होती है, मानवाधिकारों की बात है। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के राइट की बात करता है, ये हम कभी पढ़ेंगे, अभी नहीं। यहाँ बात मैंने केवल मुझे याद आ गया इसलिए 7-6 लिखा देता हूँ, बाकी जनरली ये कोई आपको याद रखने जैसी बात है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ है, इट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम। मेरी ख्याल से यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, जनरली टेक्निकली कोई अंतर नहीं है, टेक्निकली तो अंतर है मगर इसकी व्याख्या में कोई ऐसा अंतर नहीं है। ओके बेटा, अब मैं आपसे बात बताऊं। मैंने आपसे कहा कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, जबकि जनरली अपन देखते हैं भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, आयु के आधार पर भेदभाव आप देखोगे तो आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जनरली आपने पढ़े हैं लॉज तो कुछ बातों को, जैसे पॉक्सो एक्ट, बालक की उम्र क्या है 18 वर्ष। संविधान का आर्टिकल 24, बालक की उम्र क्या है 14 वर्ष। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यदि याद आपको रहे तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बालक क्या है, लड़की 18 वर्ष की, लड़का 21 वर्ष का, सही है ना, यही तो उम्र है। आपको मैं घरेलू हिंसा अधिनियम, क्या उम्र है, कोई उम्र नहीं है। कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम जो विशाखा केस था, उसके आधार पर 2013 में जो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा, कृष्णा तीरथ द्वारा जो एक कानून बनाया गया था, 2013 में कानून बना था कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न निरोधक निवारक प्रतितोष अधिनियम 2013। उसके अंदर क्या उम्र है, कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र की कोई भी महिला। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उम्र आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं हम, भौगोलिक आधार पर भेदभाव होता है, टाडा अडा एरिया के लिए अलग आपको पता है, टीएसपी वगैरह में अलग प्रावधान है, यहां अलग है, जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग है। समय सीमा को लेकर भी फर्क होता है, कई मामलों में जो होता है चार्जशीट 60 दिन में पेश करनी होती है, कई मामलों में 90 दिन में पेश करनी होती है, कई मामलों में लिमिट नहीं होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कई मामलों में अपील की जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। ऐतिहासिक आधार पर भी कई बार भेदभाव होता है, प्राधिकार को लेकर, अथॉरिटी को लेकर, जैसे आपने देखा होगा हमारा डीए बढ़ता है, हम स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है हमारा डीए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसका डीए, फर्क होता है। इक्वल होना चाहिए, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए 6% बढ़ गया तो हमारा भी बढ़ जाना चाहिए ना। हमारा आयुक्तालय क्यों आदेश ये जारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये क्यों आदेश जारी करती है कि आपका डीए जुलाई से बढ़ेगा, उनका जनवरी से बढ़ा, हमारा, मैं नहीं कह रहा, मुझे याद नहीं रहता ये, और कोई नाराज भी होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जनरली ये कोई युक्ति संगतता की बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो किसी को, क्योंकि ऐसे ही मेरे को तो ऐसे ही पीछे बहुत पड़े हुए हैं, रोज ठरकाए हुए रखते हैं, 6 महीने में ट्रांसफर होती है, पर जनरली मैं आपसे बात कह रहा हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारा जो आर्टिकल 14 है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बात बताना चाहता हूं, ये विद्यार्थियों प्राकृतिक न्याय पर आधारित, ये नेचुरल जस्टिस पर आधारित सिद्धांत को स्थापित करता है।
एक तो क्या है, मैं टेक्निकल कम जानकार हूं तो लफड़ा हो जाता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित कॉन्सेप्ट है। ये युक्ति संगत वर्गीकरण से युक्त वर्गीकरण से मना नहीं कर रहा है, यह वर्ग विधान से मना कर रहा है। वर्ग विधान की मनाही है। किसी वर्ग विशेष को लेकर आप कानून नहीं बना सकते, युक्ति युक्त वर्गीकरण की मनाही नहीं है। रीजनेबल यदि क्लासिफाइड करते हैं आप, युक्ति युक्त वर्गीकरण करते हैं महिला के बीच, भूगोल को लेकर, आयु को लेकर, क्षेत्र को लेकर, अपील को लेकर, प्राधिकार को लेकर, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। ये गलत नहीं माना जाएगा, ये कहीं भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। यहां वर्ग विधान के किसी क्लास विशेष को लेकर आप यदि उसका लॉ बनाते हैं तो दैट इज रॉन्ग। ये वर्ग विधान की मनाही करता है, ये युक्ति युक्त वर्गीकरण की मनाही नहीं करता। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। और आप अभी दिमाग में आएगा कि साहब आप किसी चीज को युक्ति युक्त कैसे कह सकते हैं। अब किसी को युक्ति युक्त कह दोगे, किसी भी बात को कह दोगे कि ये युक्ति युक्त है? नो। मेनका गांधी का केस आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपके बात करूंगा 1978 का। आपको पता होगा, जिसमें उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था जनता पार्टी की उस समय की सरकार के द्वारा, और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, मगर यहां थोड़ा सा आप समझ लें। कोई भी बात युक्ति संगत है कि नहीं है, इसके पीछे हम दो आधार पर परख जो होती है वो दोहरी परख होनी चाहिए, क्लियरली है। पहली बात तो ये कि वो बात इंटेलेक्चुअल जो हमारा डिफरेंशिया है वो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया होना चाहिए। इंटेलिजेंट डिफरेंशिया थ्योरी है जो यूरोप की काम करती है, लॉ में काम करती है। इंटेलिजेंट डिफरेंशिया का मतलब यह है कि युक्ति एक बुद्धिगम्य, एक बोधगम्य वर्गीकरण होना चाहिए। बोधगम्य मैं लिख देता हूं, हिंदी में हूं तो हिंदी में ही ठीक रहेगा। ऐसे अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं है ना, मैं तो कभी कभी ऐसे एक दो शब्द बोल देता हूं, क्योंकि ऐसा मान्यता है, लोग मानते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला होशियार होता है, इसलिए बोल देता हूं। मेरे को अंग्रेजी अपने को ऐसा कुछ आता नहीं अंग्रेजी। बोधगम्य वर्गीकरण, बोधगम्य का इंटेलेक्चुअल जो डिफरेंशिया है, वर्गीकरण है, आप कैसे तय करें कि ये बोधगम्य? हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करती हो कि वास्तव में ये वर्गीकरण ठीक किया गया है। जैसे मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, समाज में हम जीते हैं, समाज में बहुत सारी कलाएं हैं, क्लियर बात है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पर असर कोई कला डालती है तो वो चलचित्र है, पिक्चर है, फिल्में। ये हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा और गहरा असर डालती है। बात सही है, मैं वर्गीकरण कलाओं में कर रहा हूं, ठीक बात। ये आपका दिमाग स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो सही है, तो बुद्धिगम्य है। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं इसलिए है, नहीं। अब मैं आपसे बात बताऊं, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो सेंसर बोर्ड उनको जब सर्टिफिकेट जारी करता है तो उस सर्टिफिकेट में वो उस पिक्चर्स की क्राइटेरिया तय करता है, उसके लिए कुछ न कुछ अलग अलग वर्गीकृत करता है, अलग अलग तरीके से वो उनको देखने की कोशिश करता है। कई पिक्चर्स को जो चलचित्र होते हैं, फिल्म होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है, उनको ए कैटेगरी दी जाती है, कईयों को यू दी जाती है, कईयों को ए यू दी जाती है, कई पिक्चरों को एस दी जाती है। आपको पता होगा कि नहीं होगा, आपने देखा तो आपको पता है। और ये मामले कई बार कोर्ट में गए हैं, चाहे रिजर्वेशन की मूवी को लेकर गया हो, चाहे आपको पता है एक पिक्चर बनी थी बॉबी आर्ट के द्वारा पिक्चर बनाई गई थी, वो फूलन देवी के ऊपर, जिसको बैडिट क्वीन बोलते हैं। ऐसे माला सेन का एक बंगाली उपन्यास था, उस पर बनी थी वो। मगर जीवनी जो एक्सेप्टेड, जो आधार बनाया गया था, वो फूलन देवी की थी। समाजवादी एक नेता थी फूलन देवी, दस्यु बोलते हैं जनरली वो थी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। परिस्थितियां आदमी को बहुत कुछ बना देती है और इसके पीछे वो परिस्थितियां ही थी। इंसान बहुत भला होता है, परिस्थितियां ही इंसान को बुरा बनाती है, अच्छा बनाती है। इंसान दिल से कभी बुरा नहीं होता। बस इसलिए महात्मा गांधी कहा करते थे, पाप से गणना करो, पापी से नहीं।
क्योंकि ये तो हमारे आत्मा पर आई हुई आवरण है। कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ संकट है, कुछ ठोकरें हैं, लोगों का व्यवहार है, आदमी को बुरा बना देता है। आदमी कोई भी दिल से बुरा नहीं होता, इच्छा से कोई भी बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बनाती है। ये सॉक्रेट्स ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, मैं कोई थ्योरी स्टेब्लिश नहीं करना चाहता। अब मेरी बात आप समझिए, ए पिक्चर यदि अलॉट कई सर्टिफिकेट और तो लिखा जाता है, हमने देखा होगा बाहर पिक्चर के ऊपर बड़ा सा ए गोला किया जाता है ऐसे, और इसका मतलब हुआ कि ये पिक्चर केवल और केवल 18 से प्लस के देखें, इससे कम उम्र के नहीं देखें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसी कौन सी पिक्चर्स होती है जिसको केवल और केवल 18 प्लस के लोग ही देखें, और आगे लिखा होता है 18 प्लस, ए का मतलब 18 प्लस। सेंसर बोर्ड ये लिखना पड़ता है, जो फिल्म प्रचारक है उसे लिखना पड़ता है कि ये ए है, इसकी कैटेगरी ओनली फॉर एडल्ट, ओनली फॉर एडल्ट। आपने देखा होगा यूनिवर्सल सबके लिए है, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहां आपको संकेत दिखाने की जरूरत है। यह आपका राइट्स कहां बनता है? जब सबको देखना, देखो कोई जाके देखो, कभी खुशी कभी गम, पूरे सपरिवार देखो बैठ के, बच्चों सही देखो, किसी भी उम्र का बच्चा है, साथ में जाइए, पिक्चर देखिए, एंजॉय करिए। यदि AU है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है वो नहीं देखे, 12 के बड़े देखे। हॉरर पिक्चर आपने सुना होगा नाम, इनको AU सर्टिफिकेट जारी होता है। हॉरर में डायन आती है, तो क्या बताओ यार, ये बच्चा 3 साल का 4 साल का बच्चा है, उसको थोड़ा ही पता है कि यहाँ क्या होता है। आज को 3D 4D पता नहीं क्या क्या DD रख गया, वो D यदि यहां हो जाए तो बच्चा तो गया, बच्चा तो गया। इसलिए यह ध्यान रखना होता है, जब सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करता है तो उन्हें लिखना, फिल्म प्रमाणन बोर्ड जब जारी करता है तो यह लिखना पड़ता है ये AU है। यदि साइंटिफिक है, इनका मतलब केवल विशेष के लिए, जैसे कोई ब्रिज बनाने का है, कोई ब्रेन के ऑपरेशन से रिलेटेड यदि पिक्चर है, तो विद्यार्थियों वो मेरे और आप जैसों को स्पेसिफाइड केवल और केवल विशेष के लिए है। जनरली मैं और आप उन चीजों को देख लें। आप सुनने वाले हो सकता है आप वैज्ञानिक हो, मैं उससे नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं तो ये है कि आप एक जनरल बात, मेरे स्टूडेंट्स से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल आदमी अपने हिसाब से कमेंट करता है, वो नहीं करना है अपने को। तो एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, जनरल तरीके से ही समझना है, जनरल दिमाग से समझना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो यहां देखिए स्पेसिफाइड केवल विशेष के लिए हैं, और वहां पर उनके लिए क्या ये जो सर्टिफाइड किया, ये वर्गीकरण किया, ये क्लासिफिकेशन है कि नहीं है आई राइट? यदि ये क्लासिफिकेशन है तो ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग बुद्धि स्वीकार करती है कि नहीं करती है, मुझे ये बताइए। ये सही है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। इट्स राइट, क्योंकि ये बुद्धिगम्य है, ये हमारा दिमाग स्वीकार करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता चाहता हूं। कोई गर्ल्स कॉलेज है, कॉलेज के उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जनरली मैं यहां जिंदगी जीता हूं, खाता हूं, कमाता हूं, और सीधी सी बात है, जी की खाओ बाजरी, उनकी उठाओ हाजरी। ये एक धर्म है जो स्वीकार है, होना भी चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता हो तो मैं आप बताऊं, जैसे गर्ल्स कॉलेज होते हैं, अलग होते हैं, नो प्रॉब्लम होते हैं, युक्ति संगतता इसमें। गर्ल्स कॉलेज के अंदर डायरेक्टेड ये यदि रूल बनाकर ऐसा करता है कि भाई वहां पर किसी महिला को प्रिंसिपल बनाया जाए, नियुक्ति करता है, तो मुझे बताओ वो युक्ति बुद्धिगम्य है कि नहीं है? युक्ति संगतता की बात समझा रहा हूं। और डायरेक्टेड ये तय करता है हमारा कि देखिए वहां पर जो लड़कियां हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव, 3P कॉन्सेप्ट। जनरली मैं आपको बताऊं, कोई भी अच्छा सिविल ऑफिसर, अच्छा जो एक
प्रशासक होता है वो इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, वो इन चीजों को मानता है और इन चीजों को अप्लाई करता है। प्रिकॉशनरी का भी ध्यान रखता है, प्रिवेंटिव का भी ध्यान रखता है, प्रोटेक्टिव का भी ध्यान रखता है, प्रोटेक्शन का भी ध्यान, 3P कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसको जनरली ध्यान रखना चाहिए जहां भी एक लोकहित का मामला होता है। अब वहां पर यदि किसी लेडी को यदि नियुक्ति करते हैं, लेडी प्रोफेसर या लेडी प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है तो राइट, मैं नहीं कह रहा हूं जेंट्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसा वो करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये क्या, ये तो साहब ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें हम कहां खतरा है, हम भी उसके भाई हैं, हम भी उसके, हमारी बेटियां हैं। वो आपकी बेटियां हैं तो कब डायरेक्टरेट कह रहा है बेटियां नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव कॉन्सेप्ट को बेस्ट बनाते हुए हमने ये इस इंटेलेक्चुअल डिफरेंसिया, ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंसिया है, मेरा कहने का मतलब ये है। और विद्यार्थियों ऐसा होता है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं माना जाता है, इसको कहते हैं युक्ति संगत। दूसरी बात, कोई भी युक्ति संगत, एक फर्स्ट परख हुई है, ये दोहरा परख से गुजरना पड़ता है, केवल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसिया से काम नहीं चलता है। इसके साथ में उसे एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ता है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसिया के साथ में, कि वो कंप्लीटली युक्ति संगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। यदि रीजनेबल नहीं है तो उस फर्क को सही नहीं माना जा सकता, उसे आप नहीं कह सकते कि ये ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए। रैशनल नेक्सस बोलते हैं जिसको, जनरली रैशनल नेक्सस होना चाहिए, या मैं आपको बताऊं उद्देश्यपूर्ण। किसका उद्देश्य? उद्देश्य नीति जो पॉलिसी है और उस पॉलिसी के बीच में और उसका जो एम है, जो उद्देश्य है, उसके बीच में जो रैशनल नेक्सस होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, युक्ति संगतता होनी चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए कि आपके इस पॉलिसी के पीछे उद्देश्य, दोनों नीति और पॉलिसी के बीच रिलेशन हो सारे। जैसे मैं एक आपको बहुत सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं, आपको याद रहे तो, हमारे यहां पर नियम है कि यदि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूट के अंदर चुनाव चल रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट के अंदर यदि कोई आप प्रतिनिधि कहीं बनना चाहते हैं, आप यदि खड़ा होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी स्तर पर, तो आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। 95 के बाद है ना, आपको पता है ना, ये 73वां संविधान संशोधन जब 94 में अप्लाई हुआ तो उसमें एक डेट थी कि 1 साल के अंदर, जब उसमें ध्यान रखा गया है कि ग्रेस पीरियड को छोड़कर, एक बहुत कॉन्सेप्ट है, आगे मैं पंचायती राज की बात करूंगा तब इन पर भी डेट टू डेट बात करेंगे, मगर ध्यान रहे उसमें 2 बच्चों का नियम है। एक मामला हुआ था जावेद वर्सेस हरियाणा का, 2003 का मामला है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद रहे तो रखना। वह यह थी, बेगम जावेद एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, वो कोर्ट में गई और उन्होंने ये चैलेंज किया कि साहब जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम का सेक्शन जो 173 का क्लॉज 1 का जो डी है, सही है, टेंशन में लीजिए, जो है ठीक ही बोला होगा, जो डी है वो डी एक साफ साफ कहता है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने वाला चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं मुस्लिम हूं, हमारे यहां बच्चे होना तो भगवान की देन है। आज एक अखबार में खबर में पढ़ रहा था, सुबह उठा तब पढ़ रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं युक्ति संगतता कहीं सेट हो रही होगी। कोरोना के अंदर 5 करोड़ अनसाए गर्भ ठहर गए। मानव समाज में जी रहे और आप के पास खबरों के लिए यह खबर है कि कोरोना काल में 5 करोड़ अनचाहे, समझ में आ रही बात? अनचाहे का मतलब है मर्ड हो गया। कुछ तो कुछ, मुझे पता है तुम जिस धंधे को कर रहे हो वो क्वालिटी योग्यता क्या होगी, मगर भगवान के लिए
इन खबरों को तो मत छापो। आज आप मानवीय समाज में जी रहे हैं, बीइंग ह्यूमन की बात कर रहे हैं। आज के बाद जब ये बच्चे पैदा होंगे कल, उसके बाद ये खबर पढ़ेंगे तो बच्चे कहेंगे पापा मैं तो माडी उड़ा हूं, अखबार में खबर आई। आप कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार का न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? कैसे अंचाई ठहर जाते हैं? तुम ही जानते हो, हमारा कोई समाज सोसाइटी जानती ही नहीं है। दूसरी बात, आपके पास कोई और है तो बहुत सारे मैटर है जो पब्लिक वेलफेयर के, छापिए ना। देखो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ मेरे को ये बहुत मतलब यूं हर्ट करती है कई खबरें कि आप जो मतलब बैठे बैठे विचार में आता है खबरें बना देते हो, चौथा स्तंभ में आप लोग आप पर इतना विश्वास करते हैं। एक टाइम था जब अखबार के ऊपर खबर आती थी तो लोग ये सोचते थे कि ये रियलिटी है, भगवान ने कह दिया है। आज ये सोचते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है। विश्वास बनाए रखना पड़ता है, सोसाइटी पर खड़ा उतरना पड़ता है, तब आपका विश्वास रहता है। अलग चीज है, नहीं तो ये भी नाराज हो जाएंगे मेरे से, सही लिखा है सो भी है, मैं इससे नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब यह है कि जावेद वर्सेस हरियाणा मामला 2003 का जो मैटर था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें यह था कि इस कानून जो बनाया गया, ये जो पॉलिसी बनाई गई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, ये कैसा अधिनियम है? इसके पीछे उद्देश्यपूर्ण है। क्या उद्देश्य है? परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। यदि आपका उद्देश्य ठीक है, किसी पॉलिसी उद्देश्यपूर्ण तरीके से बनाई गई है, रैशनल नेक्सस थ्योरी पर आधारित है, दैट रीजनेबल मानी जाएगी, युक्ति संगत मानी जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि भेदभाव होता है, वर्गीकरण होता है कानून, तो वर्गीकरण, युक्ति युक्त वर्गीकरण का हमारा संविधान मना नहीं करता। युक्ति युक्त वर्गीकरण कहीं भी गलत नहीं है, मगर वर्ग विधान की मनाही करता है। मगर वो युक्ति युक्त वर्गीकरण बोधगम्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण और बोधगम्य आधार पर यदि आपने वर्गीकरण किया है तो वहां कोई गलती नहीं है, और यदि इनको छोड़कर आपने किसी और को आधार बनाया है, कोई और फैक्टर को आपने बेस बनाकर इस प्रकार का यदि भेदभाव किया गया है तो वो गलत माना जाएगा। मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, जो हमारा आर्टिकल 14 है, जिसके अंदर समानता के दो सिद्धांत है, विधि के, इक्वल बिफोर लॉ के दो सिद्धांत है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। ये दोनों ही नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। और आर्टिकल 14 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे राइट्स का गोल्डन ट्राइंगल का एक ट्राइंगल है, एक कोण है। आर्टिकल 14, 19 और 21 ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ये ट्राइंगल है, त्रिकोण है, और इस आपस में जुड़े हुए हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। मैं आगे जब मेनका गांधी केस की बात करूंगा तब आपसे करूंगा। दूसरी बात विद्यार्थियों, ये सब व्यक्तियों और नागरिकों और कानूनी व्यक्तियों सबको प्राप्त है, इट्स क्लियर। तीसरी बात मैंने आपसे क्लियर कह दिया है कि विद्यार्थियों, जो आर्टिकल 14 है ये युक्ति युक्त वर्गीकरण या युक्ति युक्त वर्गीकरण से मनाही नहीं करता, वर्ग विधान से मनाही करता है। और अगली बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, जो आप रखें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये विद्यार्थियों, जो मूल कॉन्सेप्ट जिस बेस पर हमने लिया गया है वो किस आधार पर लिया गया है, ये भी आपको रूल ऑफ लॉ की मैं बात कर रहा हूं। आपसे पूछे कि रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कौन करता है, तो आर्टिकल 14 करता है। यहां किसी प्रकार का कोई, मेरी ख्याल से आप को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर दें। मैं आपके उस कमेंट के अंदर जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कहीं पर यदि कोई गड़बड़ है, यदि कुछ लगता है कि वास्तव में कहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप अपने दिमाग से लिखिए। मगर कोई केस, चाहे वो कोई इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ हो या आपको लगता है कि इस केस पर डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट करिए। मैं उस केस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां हम आगे आर्टिकल्स में आगे जोड़ देंगे, आगे बात कर लेंगे, यहाँ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। विद्यार्थियों, इस इक्वलिटी के इस आर्टिकल के आधार पर कुछ और आर्टिकल जो इक्वलिटी को आगे स्टेब्लिश बढ़ा रहे हैं, वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 है, जिसकी मैं आपसे अलग अलग एक एक क्लास में अलग बात करूंगा और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मेरा ये मानना है, यदि इससे सिंपल भी आपको लगता है कि सब कहीं लैंग्वेज हार्ड है, कहीं
एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी चेंज करें हम। मेरा एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसके दिल और दिमाग दोनों जगह ये बात उतरनी चाहिए, उसे समझ में आनी चाहिए और उसे वो अप्लाई करने की कैपेसिटी प्राप्त करना चाहिए कि वो कहीं अप्लाई कर सके कि साहब ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे अप्लाई होता है। वो कम से कम ये पढ़ने के बाद में ये तो नहीं कहे कि इक्वलिटी का मतलब बराबरी होता है, वो तो ये तो समझे कि इक्वलिटी का मतलब एक जैसों के साथ एक जैसा, समान के साथ समान और असमान के साथ असमानता होती है, बिहेव होता है, उसको इक्वलिटी कहते हैं। हमारा संविधान जो इक्वलिटी का राइट दे रहा है वो कैसे दे रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों बहुत बहुत आपको धन्यवाद।